बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है हफ्ते के दिन का। बात करेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के हवाले से। अच्छा, एक तो मैं शुरू में ही एक बहुत कन्फ्यूजन है सोशल मीडिया के ऊपर। हमारे बहुत से दोस्त जब ये खबर दे रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की फेयरवेल की तैयारी शुरू हो गई हैं, कैटरिंग वालों से बात हो गई है, नोटिफिकेशन आ गया, यानी मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन जो फेयरवेल की तकरीबात हैं उनका नोटिफिकेशन आ गया है। तो इससे सोशल मीडिया पे एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। मैं उस जश्न से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। मैं इसलिए इत्तफ़ाक़ नहीं करता कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का की फेयरवेल के नोटिफिकेशन आने का मतलब ये नहीं है कि आइनी तरमीम नहीं हो रही, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए जो आइनी तरमीम होनी है उनका तल्लुक़ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बतौर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के एक्सटेंशन नहीं। जब हम लफ्ज़ कहते हैं कि काजी की एक्सटेंशन, तो काजी की एक्सटेंशन से मुराद यह है कि आइनी अदालत जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसकी हम बात करते हैं। हम ये बात नहीं करते कि बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में ही उनको 3 साल और दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर तो क्लोज़ हो चुका है। क्योंकि हुकूमत का प्लान ये नहीं है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की उम्र जो है वो 65 से 68 साल कर दी जाए और तमाम जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए, बल्कि हुकूमत का प्लान ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा को यहाँ से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ले जाया जाए और सारे इख्तियारात फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिए जाएँ। तो ये है मामला और माजरा। लेकिन इसमें अगर ये 25 तक नहीं होती आइनी तरमीम तो उसके बाद तो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि 25 से पहले हुकूमत ये चाहती है कि कर लें, क्योंकि उन्हें पता है कि 25 से पहले अगर कर लेते हैं तो फिर ये मामला इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने काजी साहब मतलब किसी प्रॉक्सी के ज़रिए चैलेंज करवा के और फ़ौरन ही काजी साहब इसको जो है वो करार दे देंगे कि ये नाकाबिल समाअत है, यह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना चाहिए और फिर वहाँ जाके ख़ुद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठ जाएंगे। ये सारी प्लानिंग है। लेकिन 25 तक नहीं होती तो फिर नामुमकिन हो जाएगी, फिर मंसूर अली शाह साहब आ गए तो फिर इतना आसान ये नहीं रहेगा। तो इसलिए एक तो मैंने कहा कि ये मैं शुरू में क्लैरिफाई कर दूँ। दूसरी बात यह है कि लग ये रहा है और ये बात भी होने लगी कोर्ट रिपोर्टर्स में कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो अलविदा होना है, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ना है और सुप्रीम कोर्ट से जो उनकी एक फेयरवेल होनी है वो अच्छे तरीके से नहीं होगी। और लगता है कि इसमें काफ़ी तनाज़ात भी आएंगे, काफ़ी चीज़ें भी आएंगी, काफ़ी ऊंच नीच भी आएगी। और उसमें एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की के एज़ाज़ में जो उनके जाते हुए 25 को जो एक इशाइया जो एक डिनर जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एक तय किया गया था। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये रजिस्ट्रार का तो सिर्फ नाम होता है, ये बेसिकली जजेस जो हैं वो साथी जजेस ही अपने जाने वाले चीफ जस्टिस को दे रहे होते हैं। तो उसको काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये कहकर रिफ्यूज़ कर दिया है कि क्योंकि आवाम के टैक्स के पैसों का 20 लाख रुपया लगना है, तो लिहाजा मैं ये इशाइया नहीं लेना चाहता। ख़बर ये नहीं है, बल्कि ख़बर जो बात हो रही है वो ये है कि कुछ जजेस जिनका काजी फ़ाइज़ साहब को पता है कि वो इनकार उन्होंने कर दिया था और उन्होंने कहा था कि भाई अगर काजी को आपने इशाइया देना है तो उस इशाइये में हम शरीक नहीं होंगे। और मतलब अब ये नहीं पता, ये अब किसी जज से पूछना पड़ेगा कि पहले क्या होता है कि जब इस तरह से किसी चीफ जस्टिस को जो फेयरवेल दी जाती है तो क्या वो जो पैसे होते हैं वो आवाम के टैक्स के पैसों से खर्च होते हैं या वो जजेस मतलब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अब काजी साहब कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए आवाम के टैक्स के पैसों से लगना है, तो अगर काजी साहब का ये भी तो हो सकता था कि 19 जज हैं, काजी साहब को निकाल के 18 हैं तो 18 1 लाख रुपए दे देते, कोई मसला नहीं था। लेकिन वाज़े तौर पर नज़र यही आ रहा है कि जजेस ने इनकार कर दिया काजी के इशाइये में शरीक होने से, काजी के एजाज़ में इशाइये से, और इसीलिए फिर काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने कहा है कि इस इंसल्ट से, इस बेइज्जती से, इस तज़लील से बेहतर है कि मैं ये इशाइया ही ना लूँ। और जहाँ तक बात है ना काजी फ़ाइज़ साहब की ये कि 20 लाख रुपए, तो काजी साहब को ना खुदारा ये आवाम के टैक्स के पैसों की बात ना करें। क्यों? इसी आवाम के टैक्स के पैसों से 150-200 अरब रुपए लगाकर और 8 फरवरी के इंतखाबात हुए और 8 फरवरी के इंतखाबात में जो आवाम ने जिनको मैंडेट दिया वो काजी साहब ने चोरी करवाया। फिर उन इंतखाबात के नतीजे में जो पाकिस्तानी कौम का हज़ार अरब का नुकसान हो गया है वो आपके सामने है। लोगों के कारोबार का जो नुकसान हो गया वो आपके सामने है। ब्रेन ड्रेन का जो हुआ है नुकसान वो आपके सामने है। जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं वो आपके सामने है। जो बिजली के बिल लोगों के आए हैं वो आपके सामने है। जो खुदकुशियाँ हुई हैं वो आपके सामने है। जो पाकिस्तान की बुनियादें हिल गई हैं वो आपके सामने है। जो पाकिस्तान अगले 50 साल लग जाएंगे पाकिस्तान को इससे 2 साल पीछे तक आने में, वो आपके सामने सब किया धरा जिसका भी है उसने करवाया काजी फ़ाइज़ के ज़रिए। एग्जीक्यूटिंग शख्स जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा था। बल्ला छीनना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देनी हो, 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख हो, मैंडेट चोरी हो, मैंडेट चोरों को बचाना हो, उसके अंदर राजा को बचाना हो, तमाम चीज़ें करने वाला काजी फ़ाइज़ ईसा है। तो काजी साहब के मुँह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि काजी साहब ये कहें कि जनाब 20 लाख रुपए। और दूसरी बात यह है कि काजी साहब की एक्सटेंशन की वजह से
जो पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया, और पीटीआई ने जो प्रोटेस्ट किया ये 4, 5, 6 अक्टूबर को, वो ज़ाहिर है पीटीआई ने कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं किया, अपने मफाद के लिए नहीं किया, पाकिस्तान के लिए किया है। तो बात यह है कि ये वज़ीर ख़जाना ये कह रहा है कि एक दिन में पाकिस्तानी मईशत को नुकसान हुआ है, वो 190 अरब रुपए का एक दिन में नुकसान हुआ है, 190 अरब रुपए डेली। तो मुझे एक बात बताएं कि काजी फाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए ये जो 4-5 दिन प्रोटेस्ट रहा, तो ये जो 1000 अरब यानी नुकसान हुआ पाकिस्तानी मईशत को, यानी को 3 अरब डॉलर के करीब बन जाता है। तो काजी साहब को उस वक्त क्यों नहीं एहसास हुआ कि थोड़ी सी आप मेहरबानी करें, थोड़ी सी आप शर्म करें और आप कह दें कि मैं जो है ना वो नहीं ले रहा एक्सटेंशन, मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मैंने आईनी अदालत का सरबराह नहीं बनना। तो आप उस वक्त भी कह देते ताकि पाकिस्तान की कौम को कोई थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता। फिर एक और चीज़, काजी साहब ने इडहाक जजेस लाए, और इडहाक जजेस किस लिए लाए थे वो आपको अब समझ आ गई होगी कि अपनी अक्सरियत बनाने के लिए लाए थे। आप जब इडहाक जजेस को ला रहे थे, दो जो इस वक्त 45 से 50 लाख रुपए में पाकिस्तानी कौम को पड़ रहा है एक इडहाक जज, तो उस वक्त आप एहसास कर लेते। क्योंकि देखें ना, जब काजी फाइज़ ईसा ने ये कहा कि मैं इडहाक जज इसलिए ला रहा हूँ ताकि केसेस का बैकलॉग ख़त्म हो, और यह हुकूमत कहती है कि हमने इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को अलग बनाना है कि बैकलॉग क्लियर हो, तो सुप्रीम कोर्ट में तो टोटल 60,000 केसेस पेंडिंग हैं। और जिस तरह से कमरान मुर्तज़ा साहब ने बताया कि 60,000 में से जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं वो 200 हैं, 60,000 में से 200 हैं जिनके लिए पूरी अदालत बनाई जा रही है। बात यह है कि 20 से 22 लाख केसेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में पेंडिंग हैं। तो आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस की तादाद क्यों नहीं बढ़ाते? 4, 5, 6 लाख केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, तो आप हाई कोर्ट के जजेस क्यों नहीं लगाते? 24 सीटें खाली हैं लाहौर हाई कोर्ट में, क्यों नहीं लगाते? आप लगाते ना, आप लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, आप डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को बेहतर करते ना, आप इस्लाहात करते ना। आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही 60,000 केसेस की फिक्र है। 60,000 केसेस क्या हैं? कुछ भी नहीं है अगर आप ख़त्म करना चाहें तो। अगर काजी साहब जो है वो शरीफ ख़ानदान को बयानियाँ देने में और इमरान खान के ख़िलाफ़ चीज़ें करने में और करवाने से उनको फुर्सत मिल जाती तो अवाम का फ़ायदा हो जाता। आप मुझे बताएं कि जो बैरिस्टर तैमूर मलिक ने जो डाटा बनाया है, जो पीटीआई के बड़े आम रहनुमा भी हैं, इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं, और पंजाब के आई थिंक जो लीगल मैटर्स को देखने वाली कमेटी के हेड भी हैं, अहदेदार भी हैं, बैरिस्टर तैमूर मलिक ने जो डाटा शेयर किया है 125 से ज़्यादा FIRs 2 दिनों में 3 शहरों में पीटीआई के ऊपर। अब आप मुझे बताएं, ये जो 125 FIRs के ऊपर पकड़ धकड़ केसेस, प्रोसिक्यूशन का टाइम, अदालतों का टाइम, क्या ये नहीं लगेगा क्या? और मैं आपको बताऊँ, मुझे एक डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर ने बताया, और ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो ना लाहौर है ना पिंडी है, जहाँ पे मेन 9 मई की चीज़ें थी। ये एक और डिस्ट्रिक्ट है। उसने मुझे बताया कि उसने कुल मुझे उस वक्त तादाद भी बताई थी। उसने कहा कि इतने हज़ार केसेस हमारे पास, यानी ये 2022 और 23 का वो बता रहा था, ख़ासतौर पर 23 का बता रहा था कि इतने हज़ार केसेस हमारे पास हैं, और एक केस उसमें से 9 मई का है। और उसने कहा कि 9 मई वाले केस के ऊपर बाकी जो हज़ारों लाखों केसेस हैं हमारे पास, वो हज़ारों लाखों केसेस एक तरफ, और एक 9 मई के केस के ऊपर हमारी एनर्जी सरकार की एक तरफ। तो मुझे बताएं फिर कैसे आप बात करते हैं आवाम के टैक्स की, आप बात करते हैं आवाम की, आप अवामी केसेस की बात करते हैं। और फिर देखें ना, काजी साहब जो है, अब काजी साहब ज़ाहिर है काजी साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट होंगे, क्योंकि ज़ाहिर नौकरी जारी है और आईनी तरमीम भी मुश्किल होती चली जा रही है। तो और फिर ये इंसल्ट भी है कि जजेस ने इनकार कर दिया आपके शाइये में आने से। वरना मैंने आपको कहा ना कि ये क्या मसला है कि एक चीफ जस्टिस जजेस का रिटायर हो रहा है, वो 1-1 लाख रुपए जेब से डाल देते। अब तो वो कह रहे होंगे, मुझे लगता है जज के इसके ऊपर 1 रुपया नहीं खर्च करेंगे, इसके ऊपर 1 टका खर्च नहीं करेंगे, किसी यतीम खाने को दे देंगे, गरीब बच्चों को दे देंगे, किसी मदरसे में पैसे दे देंगे, इसके ऊपर 1 रुपया नहीं लगाएंगे। और ये अच्छा फैसला है उनका, मैं बिल्कुल इस बात पे सपोर्ट करता हूँ। जजेस को अपनी जेब से बिल्कुल काजी फाइज पे खर्च नहीं करना चाहिए। काजी को खिलाने से बेहतर है 1 लाख रुपए की कोई चीज़ लेके परिंदों को खिला दें, अजर मिलेगा। जानवरों के आगे कोई चीज़ फेंक दें, अजर मिलेगा। इंसानों को खिला दें, अजर मिलेगा। मदरसे के बच्चों को खिला दें, अजर मिलेगा। कोई नेक काम कर दें, अजर मिलेगा। जो इसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं उससे वो 1-1 लाख रुपए के जज जो हैं वो दरख्त लगवा दें। पता नहीं चरिंद परिंद इंसान कितने लोग उनसे अफादियत हासिल करेंगे, फ़ायदा लेंगे, कितना उनको अजर मिलेगा, कितना सदका जारी है। इसके ऊपर तो 1 टका नहीं लगाना चाहिए। और फिर ये बंदा इसको 20 लाख की, किस्मत खान ज़िमरी ने वो इसके लिए जो डिनर की एक वो सारी की हुई है कि जो इनको एक डिनर दिया गया था पहले, अब इनको बड़ी फिक्र आ गई है 20 लाख रुपए की। और फिर किसी ने ट्वीट किया हुआ था, मुझे नाम याद नहीं है, मैंने ऐसे गुजरते गुजरते ट्विटर पर देखा, नाम याद होता तो मैं नाम भी उनका लेता। उन्होंने कहा कि काजी साहब 20 लाख की तो आपको फिक्र है, 20 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी इंसानी हकूक
जो आपने सल्ब किए हैं, करवाए हैं, 25 करोड़ लोगों को जो आपने झटके दिए हैं, धचके दिए हैं, जो 25 करोड़ लोगों के साथ किया, जो 25 करोड़ लोगों के मुल्क के साथ आपने किया, उसकी आपको फिक्र नहीं है कि आपने क्या किया। आपने करोड़ों वोटर्स को जो आपने उनका मैंडेट चोरी करवाया, उसकी आपको फिक्र नहीं है। तो इसलिए काजी साहब जो हैं वो उनके मुंह से 20 लाख अच्छा नहीं लगता, जिन्होंने अच्छा फिर 4 माह तक काजी साहब ने बगैर केसेस के फैसले किए, बगैर अदालत में बैठे, काजी फाइज ईसा जो है वो तनख्वाह लेता रहा था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जब नून लीग ने लाया थी, नून लीग, तो वो 4 महीने की तनख्वाह आप लेते रहे। उस वक्त तो आपने नहीं कहा कि मैं तनख्वाह नहीं लेता, मतलब 25 लाख 30 लाख जो भी तनख्वाह थी, 4 माह आप लेते रहे। 1 करोड़ रुपया आपने मुफ्त में पाड़ा, आप 1 करोड़ रुपया आप घर ले गए, अवाम के टैक्स के पैसे का, गरीब कौम के टैक्स के पैसे का। उस वक्त आपको फिक्र नहीं थी। आपने अवाम के टैक्स के पैसों की आपको उस वक्त फिक्र नहीं थी जब आपने एक इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़े को आपकी नीचे काम करने वाली अदालतों ने जिस तरह से उसको क्लियर किया। आपको अवाम के टैक्स की फिक्र 20 लाख की तो है, लेकिन आपने जो नैब तरामीम बहाल की हैं उससे जो कौमी ख़जाने को 975 अरब रुपए का तकरीबन नुकसान पहुंचा है, क्योंकि 975 अरब रुपए के करप्शन केसेस हैं, लूटमार के केसेस हैं, उसका आपको फिक्र नहीं है। तो ये इस तरह की काजी साहब की ज़बान से बातें अच्छी नहीं लगती। असल बात यही है कि काजी साहब जो हैं उनको अंदाज़ा है कि उनकी फेयरवेल बहुत बुरी होने वाली है। और अभी तो एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि जो 25 अक्टूबर काजी साहब का जो जुमे वाले दिन, यानी एक तो अभी कल जुमा गुजरा है ना, अब तो हफ्ते का आगाज़ हो गया, कमिंग जुमा और उससे अगला जुमा बस चैप्टर क्लोज़ है। अल्लाह ताला का करम होना शुरू हो जाएगा 25 अक्टूबर से इंशाल्लाह। 26 अक्टूबर से काजी साहब से जान छूट जाएगी पाकिस्तान की। और उसमें यह है कि काजी साहब का ये जो है, उसमें काजी साहब के पास जो वर्किंग डेज रह गए हैं वो टोटल 6 रह गए हैं। अब बाकी छुट्टियाँ हैं, 6 वर्किंग डेज सिर्फ काजी साहब के लिए रह गए हैं। और फिर एक और चीज़ आपको बता दूं, वो ये है कि हसनात मलिक साहब की खबर है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो 29 अक्टूबर को वो पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगे और कोई कॉन्फ्रेंस है जो वो अटेंड करने जा रहे हैं। लेकिन मैं उसमें शाहिद सकलैन साहब को मैंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें मैं तफसील से बता चुका हूँ कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो मेरे ख्याल जब तक मौजूदा रजीम है वो वापस आएंगे, पाकिस्तान रहेंगे, लेकिन जैसे ये रजीम चेंज होगी ये इधर उधर होंगे, फिर काजी साहब मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान से चले जाएंगे। फिर बाहर असास व जायदादें भी हैं, अनडिक्लेयर्ड असासे भी हैं जिन डिक्लेयर नहीं किए हुए थे, जिनका आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके, रसीदें नहीं दे सके, पैसा कमाया कैसे, बाहर भिजवाया कैसे, तो फिर काजी साहब मुस्तकिल तौर पर ज़रूर बाहर चले जाएंगे। तो खैर काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए इस टाइम तक कोशिशें जारी हैं। मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो भी जाए तो कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं हुआ और अभी तक जो है, लेकिन अब मेरे ख्याल हो जाएगा मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन, क्योंकि पीछे गेम तो नहीं रहेगी काजी साहब की। जब 6 वर्किंग डेज टोटल रह गए, एक रह गया है कमिंग वीक में जुमेरात और जुमा 2 दिन, यानी जुमा तो आप आधा दिन होता है, एक उनका कमिंग वीक में जुमेरात के दिन रह गए और उसके बाद फिर हफ्तेवार छुट्टी, सोमवार मंगल बुध जुमेरात 4 दिन। जुमे को तो वो मेरा नहीं ख्याल को केसेस उस तरह सुनेंगे, क्योंकि 10:30 बजे तो फुल कोर्ट है। और हाँ, उस फुल कोर्ट के लिए जो तकरीर करनी है, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार, अटॉर्नी जनरल ऑफिस, इन सब से तकरीर का मतन जो है वो मांग लिया गया कि आप कौन सी तकरीर करेंगे, ताकि पहले पता हो कि क्या क्या कहना है। वैसे तो इस वक्त सारी तंजीमें काजी साहब की जेब में। और मैं आपको जाते जाते कहूँगा, मैंने एक ट्वीट किया है जिसमें मतीउल्लाह जान साहब ने एक खातून का इंटरव्यू किया, जिसमें मतीउल्लाह जान साहब की वीडियो का मैंने लिंक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने एक खातून का इंटरव्यू किया है जिस खातून ने बताया है कि उसकी प्रॉपर्टी का, बहुत महंगी प्रॉपर्टी का केस है, जो केस सुप्रीम कोर्ट बार के शहजाद शौकत लड़ रहे हैं उसके ख़िलाफ़, और शहजाद शौकत ने कैसे कैसे तारीखें लीं, कैसे कैसे एडजमेंट्स लीं, कैसे काजी उसको एडजमेंट्स दे रहा है। और वजह यह है कि शहजाद शौकत क्योंकि काजी की एक्सटेंशन के लिए पेश है और खुल के मैदान में आ गया, तो शहजाद शौकत को क्योंकि उसने मुखालफों ने वकील किया है, तो शहजाद शौकत को तारीख पे तारीख काजी फाइसा दे रहे हैं। और वो जो हर किसी पे चढ़ दौड़ते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मैंने आज ही फैसला करूंगा, एडजमेंट नहीं दूंगा, ये है वो है, और मुनीब अख्तर साहब को कहते हैं कि एडजमेंट्स दे देते हैं, फैसले नहीं करते। आप एक बार वो इंटरव्यू सुने कि कैसे उस खातून के केस में काजी साहब तारीख पे तारीख दे रहे हैं और फैसला नहीं कर रहे। और फैसला क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि शहजाद शौकत उसमें उस खातून के खिलाफ वकील है, और शहजाद शौकत काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए पेश है, उनको आईनी अदालत का सरबराह बनवाने के लिए पेश है, पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार पेश है। तो काजी साहब उनके पेश होने वाले वकला जो हैं उनको बिल्कुल उनका मुताबिक फ़ैसले दे रहे हैं। रिकाउंट में भी तकरीबन में शहजाद शौकत वकील था, वहाँ पर भी नून लीग को फ़ायदे, यहाँ पर भी शहजाद शौकत वकील था 63A के रिव्यू में भी, तो एहसन भून और शहजाद शौकत। तो ये काजी साहब का बस क्या नहीं किया काजी फाइज ईसा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपनी मुलाजमत के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए, नून लीग के लिए, इस निज़ाम के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे
कि ये आइनी तरमीम ना हो और PTI और अवाम पाकिस्तान अपना किरदार अदा करें और काजी साहब से मुस्तकिल पाकिस्तान की जान छूटे। और जब काजी साहब से मुस्तकिल जान छूटे तो फिर अल्लाह करे कि मंसूर अली शाह साहब आएँ और कुछ चीज़ें वो करें जो आइन, कानून, कायदे, ज़ाब्ते, असूलों के मुताबिक और पाकिस्तान के हक़ में हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।